Hi guys, I'm Karishma. Welcome back to my YouTube channel. How are you all? A very happy new year to all of you. और आई विश कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए एंड ऑल योर ड्रीम्स एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस ईयर. तो गाइस, जैसे कि एस बी आई पी ओ का मेंस हो चुका है, मेरा भी 2 तारीख को एस बी आई पी ओ का मेंस था. एंड एज आई एम डन विद इट, आई वुड वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय अटेम्प्ट्स विद यू ऑल. तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की. तो रीजनिंग सेक्शन बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया था. जैसे पिछली बार जिन्होंने एस बी आई पी ओ दिया होगा अगर, तो उन लोगों को पता होगा कि पिछली बार का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा उस लेवल पे था कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट था. बट इस बार का पेपर ऐसे भी कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था. सब कुछ बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही जिस तरह का आपको मॉक्स में देखने को मिल जाता है, या फिर कोई टीचर्स आपको वो वाले क्वेश्चंस करवा देते हैं. रीजनिंग का तो पूरा ये सब कुछ, मतलब मैंने पिछले साल, इस बार तो मैंने कोई नहीं अलग से प्रिपरेशन करी, पर पिछली बार मैंने जो भी सारी प्रिपरेशन की हुई थी रीजनिंग की, वही सब कुछ ऑलमोस्ट आया था. तो रीजनिंग में क्या क्या आया था? रीजनिंग में पजल्स आई थी. 2 जो है ब्लड रिलेशन की पजल थी. एक मैंने पजल्स की नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखी भी नहीं है, मैंने स्किप कर दी थी पूरी. मिसलेनियस मैंने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था. एक कोडेड इनइक्वालिटी आई थी. और एक आया था इनपुट आउटपुट, जो बहुत ही ईजी इनपुट आउटपुट था. और भी छोटे छोटे 2 क्वेश्चन की पजल्स होती है ना, बहुत सिंपल सिंपल वाली, वो आई थी. एक MEAT आई थिंक मीट था कुछ इस तरह का, वो उसको अरेंज करना था 12 अल्फ़ाबेट से रिगार्डिंग. इस तरह की कुछ पजल्स आई थी. एक लोग बैठे हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, उनको कुछ सब्स्टिट्यूट करना था. इस तरह का टोटल करके इस तरह की सारे, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं था. सब कुछ बहुत ही अच्छा इजी लेवल का था. तो मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट्स 19 हुए. और बाकी लॉजिकल रीजनिंग के भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे. मैंने काउंट तो नहीं किया कितने थे, बट बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस थे और काफ़ी डूएबल टाइप के क्वेश्चन थे. ऐसा कुछ नहीं था कि जो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था और चूज़ नहीं कर पा रहे थे. इस तरह के क्वेश्चन थे. उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर. क्वांट भी बहुत ही नॉर्मल लेवल का आया था. जैसे पिछली बार जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मैं इतनी तैयारी होने के बावजूद, मतलब आप कॉन्स्टेंटली टच में हो, फिर भी नहीं, मैं क्वांट में 5-6 ही कर पाई थी बड़ी मुश्किल से. मेरा क्वांट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और नॉर्मल है. ऐसे कि मेरा क्वांट का जो बेसिक्स है वो मेरे अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कुछ डिफिकल्ट आ गया, या फिर अरिथमेटिक में मेरी बहुत पकड़ नहीं है. तो अरिथमेटिक मैंने आई थिंक जब से मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स मेंस हुआ था फैब में, उसके बाद से मैंने बिल्कुल अरिथमेटिक का कोई टॉपिक नहीं टच किया. बट स्टिल आई कुड मैनेज टू डू 11 क्वेश्चंस. 4 DIs थे, एक केसलेट था, और एक टाइम एंड डिस्टेंस पे था, एक एपिसोड वाला था. जो एपिसोड्स बेस्ड था वो मैंने वो वाला डेनवर जो एपिसोड्स देखता है वो वाला मैंने किया था. और उसके बाद कुछ अपना डेटा सफिशिएंसी जो आता है वो था, डेटा सफिशिएंसी, और अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस थे. ऑल इन ऑल मिला के क्वांट वॉज ईजी टू मॉडरेट, और वो आराम से आप कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं. अगर किसी का अच्छा क्वांट है तो वो 20-22 आराम से कर सकता है. मैंने 11 किया क्वांट में. उसके बाद थर्ड जो हमारा खुलता है सेक्शन, वो रहता है GA का सेक्शन. GA भी बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी. जो बिल्कुल रिसेंट वाली न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं थी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा पूछ रखा था. इस तरह से पूछा हुआ था जैसे कि आपसे ऐसे पूछ लिया है कि 3-4 पॉइंट्स में आपसे पूछा गया है, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी है, और उसके बाद पूछा है कि अब ये 4 चीज़ें ऑप्शंस में दे दी हैं, अब आप इसको इसमें सिलेक्ट करिए. जैसे कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, तो उसके 4 पॉइंट्स दे देखिए वो कब लॉन्च हुई, कितना पैसा सरकार उसमें देती है, इस तरह से करके. और उसमें ABCD आपको 4 ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन थे. जैसे कि हरनाज कौर सिंधु का आया था कि वो कौन से नंबर की वो बनी है मिस यूनिवर्स. और उसके बाद ओमिक्रॉन जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर का अल्फ़ाबेट है. और इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब पूरा वो आपको न्यूज़ पूरी बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसा पूछेंगे जो शायद आपने स्किप कर दिया होगा. मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैंने ओमिक्रॉन और सारा पढ़ लिया था, मतलब जितने भी वेरिएंट्स आए थे सब पढ़ लिया था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि वो कौन से ग्रीक अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर रहेगा. वो नहीं पढ़ा, और वही वो लोग पूछ लेते हैं, वो ऐसे ही लूप होल्स निकाल के आते हैं. लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था. मैंने सिर्फ 2 महीने रिलीजियसली पढ़ा था, बाकी तो सब ऐसे ही हवा हवा में पढ़ा था. तो फिर भी 17 मेरे अटेम्प्ट हो गए, जिसमें से मैंने अभी चेक किया, मतलब जो ऐसे वो दिखा रहे हैं ना हर किसी टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप्स पे शेयर हो रहा है, उस हिसाब से मेरे 2 गलत हो गए हैं अब तक 17 में से, तो 15 सही है. और उसके बाद फिर आता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन. इंग्लिश भी बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही जो देखे दिखाए क्वेश्चन है वही आए थे. लेकिन हाँ,
दो क्वेश्चंस जो थे, दो पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे थोड़े से नए लगे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं। एक जो मैच द कॉलम रहता है वो वाला था, लेकिन उसमें आपको वर्ड्स को अरेंज, वो पुट करना था वर्ड को, और अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है तो ही वो ऑप्शन होगा। एक जैसे कि कर्व आया था और उसके भी आपको फॉर्म्स उसमें डालना है सेंटेंस में। मान लीजिए जैसे टू कर्व करके किसी में जाएगा, किसी में आर कर्विंग जाएगा, इस तरह से कर्व के जितने भी फॉर्म्स बन सकते हैं उस सेंटेंस के हिसाब से वो आपको पुट करना था। तो अगर किसी को मीनिंग आता है और वो फिट बैठ रहा है तो ही वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक आया था बोल्ड सेंटेंस, आपको दिया हुआ है बोल्ड में, उसमें कुछ एरर है। वो सेम तरह की एरर आपको नीचे के दो सेंटेंसेस में भी ढूंढनी थी, और उन सेंटेंसेस में 2 से ज़्यादा एरर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही वाला ऑप्शन का वो पोर्शन चूज करना था जिसके अंदर वो सेम टाइप की एरर है जो बोल्ड वाले में। तो वो कुछ नया सा एक क्वेश्चन था जिसको समझने में और करने में टाइम चला गया था। बाकी आरसीज आए थे 3, आई थिंक आरसीज थे जो बहुत ही ईजी थे, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट आरसीज में नहीं था, सब कुछ समझ पड़ रहा था और बहुत डिफिकल्ट कोई लैंग्वेज नहीं लिखी थी। और तो ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद फिर लास्ट में डिस्क्रिप्टिव आता है। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स हुए 28। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव खुलता है। डिस्क्रिप्टिव में तो हम लोग सोच के ये जाते हैं कि मैनेजर को ही सीधा लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर सबसे पहले ऐसे की बात करें तो 150 वर्ड्स में लिखना था ऐसे, और 3 ऐसे आए थे। एक एचआर को लिखना था अपना एप्लीकेशन देते हुए पोस्ट के लिए, दूसरा लिखना था मैनेजर को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, और तीसरा था एडिटर को लिखना था। तो मैंने जो एचआर वाला है वो लिखा था, लेकिन वो थोड़ा क्योंकि नई कोई चीज़ आ जाती है ना, आप मैंने ये कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो थोड़ा मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। 15 से 16 मिनट्स मेरे अराउंड सिर्फ लेटर में लग गए, क्योंकि कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा था, बार बार इरेज कर रही थी। और उस टाइम में पता है क्या होता है, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि अगर आप कहीं बीच में ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं कुछ लाइन भूल गई हूँ लेकिन मुझे बीच में ऐड करनी है, तो वो बीच में ऐड ही नहीं करने दे रहा था। आपको सारा मिटाना है, पूरा का इरेज करना है, उसके बाद लिखना है, या फिर बाद में ही लिखिए। और अगर आपने एक बार स्पेस बार दबा दिया तो उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तो आप नीचे नहीं आएंगे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था पर भूल जाता है ना, अब इतने दिनों बाद 1 साल बाद पूरा मेंस लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग जाता है, थोड़ा यूज टू होने में उस वाले सिचुएशन के। और बाकी ऐसे आए थे, ऐसे भी बहुत ईजी टॉपिक्स पर आए थे। एक प्राइवेटाइजेशन आया था, दूसरा जेंडर इक्वलिटी रोल्स पर आया था, और तीसरा हमारा आया था एजुकेशन का कुछ था उसके ऊपर आया था। तो प्राइवेटाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बताना था कि वो सही है या नहीं है, उसके फ़ायदे लिखने थे। तो फिर ये उसके फ़ायदे मैंने वहाँ पे लिख दिए। तो वो क्योंकि वो इतना इजी टॉपिक आया था कि सब प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसके फ़ायदे जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी को हम पहचानते हैं, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाता। तो मैंने 150 वर्ड्स लिखे हैं लेटर में और एग्जैक्ट 200 वर्ड्स लिखे हैं ऐसे में। वो बस बाय लक हो गया कि उतने ही बैठे मेरे। और उसके बाद मैंने 2-3 मिनट लिए उनको पूरा चेक वेक करने में। तो इस तरह से टोटल मेरे जो अटेम्प्ट्स हुए हैं वो 75 हुए हैं, और अगर बाकी ये 2 डिस्क्रिप्टिव वाले लगा दे तो 77 हो गए। 75 मेरे ओवरऑल वैसे अटेम्प्ट्स हैं चारों सेक्शंस में मिला के, डिस्क्रिप्टिव को हटा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, नहीं टाइम मिल रहा था पढ़ने का बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, मतलब अब जो हो गया वो हो गया, इतने ही मेरे अटेम्प्ट्स हुए। आई नो कि वो लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, और पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया था। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा पेपर का लेवल लगा है और कैसे आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं, और कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, रिव्यू अच्छा लगा है, तो शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टिल देन आई विल मीट यू वेरी वेरी सून, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए, एंड व्हाई आई कीप सेइंग कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी सुप्रीम प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई विल शो यू द पावर ऑफ accuracy in my next video. Till then, keep studying, keep learning. Bye bye.